नमस्कार दोस्तों। जर्मनी का एकीकरण हम लोग पढ़ रहे हैं। जर्मनी के एकीकरण के बारे में हम लोगों ने पिछली स्लाइड्स में अ, जो आने वाली समस्याएं हैं, जर्मनी का जो एक शिथिल संघ है जिसकी स्थापना वियना कांग्रेस के बाद की गई थी, ऑस्ट्रिया का प्रभुत्व, प्रशाक का उदय, इन सब चीजों के बारे में हम लोगों ने बात की थी। अब आज की स्लाइड में हम लोग अ, प्रशा का जो एक महत्वपूर्ण व्यक्ति है जिसने जर्मनी के एकीकरण में सब मोस्ट कैटलिस्ट पर्सन का रोल प्ले किया, उसके बारे में पढ़ रहे हैं, बिस्मार्क के बारे में। और देखते हैं कि किस तरीके से बिस्मार्क ने क्या रणनीतियां खेली और किस तरीके से वो अपनी अपनी जो प्लानिंग्स हैं उनमें वो सफल रहा और अल्टीमेटली फ्रांस जर्मनी का एकीकरण है वो सफल बनाने की दिशा में उसने काम करना शुरू कर दिया। उसके बारे में हम लोग स्टडी करते हैं इन लेक्चर के अंदर। तो देखते हैं बिस्मार्क का उदय। बिस्मार्क जो है एक रॉयल फैमिली में था। वो इलीट क्लास का एक व्यक्ति था और क्योंकि वो एक उच्च वर्ग को बिलोंग करता था, इसलिए उसके पास में मौका था जर्मन राज्यों की को समझने का। वो एक प्रशा की प्रतिनिधि सभा था, उसका सदस्य चुना गया और जैसे ही वो सभा का सदस्य चुना गया, उसको जर्मन राज्यों की जो संसद थी उसमें प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला। और यहाँ पर उसने इन राज्यों की जो विचारधारा है उसको स्टडी करने का, उसको एनालिसिस करने का मौका मिला। साथ ही साथ एक जो जो बात उसको बहुत क्लियर हो गई वो ये थी कि जो अंडरलाइन राष्ट्रीय आंदोलन चल रहे थे और राष्ट्रीयता की भावना जनता में जागृत हो रही थी, वो इन विचारों को बहुत ज्यादा पसंद नहीं करता था, वो इनका प्रबल विरोधी था। 1859 में जब रशिया में वो एक राजदूत के रूप में नियुक्त हुआ, तो वहां पर उसको रशिया की पॉलिसीज के बारे में, रशिया का जो आउटलुक है जर्मनी के बारे में, प्रशा के बारे में, उन सब का उसको अध्ययन करने का मौका मिला। इसी तरीके से जब 1862 के अंदर वो पेरिस का राजदूत बनकर गया, तो उसने क्लोजली देखा कि किस तरीके से जो फ्रांस का जो राजा है नेपोलियन, वो किस तरीके से काम कर रहा है और उसकी किस तरीके की सोच है, उन सबको स्टडी करने का उसको बहुत मौका मिला। इन पदों पे रहने के कारण वो बहुत सारे लोगों के संपर्क में आया और उसको यूरोप की राजनीति को समझने का बहुत अच्छा मौका मिला। इसी टाइम पीरियड में 1862 में वो प्रशा के शासक विलियम फर्स्ट द्वारा देश का यानी कि प्रशा का चांसलर नियुक्त हुआ, यानी कि प्रधानमंत्री नियुक्त हुआ। प्रधानमंत्री नियुक्त होते ही बिस्मार्क ने रक्त और लौह की नीति का समर्थन किया। आयरन पॉलिसी उसने अपनाए, ब्लड एंड आयरन पॉलिसी। और ये जो पॉलिसी थी वो ये थी कि वो भाषणों में, आंदोलनों में, इन सब में विश्वास नहीं करता था, ना ही उसका उसका जो रुझान था वो लोकतंत्र की तरफ था और संसदीय पद्धति की तरफ नहीं था, बल्कि वो सेना के द्वारा, युद्धों के द्वारा जर्मनी का एकीकरण करने करने की योजना धीरे धीरे बनाने लगा। और वो सेना की मदद से और राजनीति में इस तरीके से, कूटनीति के द्वारा वो इस तरीके से काम करके कि जो विदेशी शक्तियां जर्मन राज्यों पर अभी तक अधिकार कर रहे, जिन उन्होंने अपना प्रभाव छोड़ रखा है, उसको खत्म कर सके। वो आंदोलन के द्वारा संभव नहीं हो सकता, ऐसा उसका मानना है। इसलिए वो अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सेना और राजनीति, इन दोनों का पुरजोर समर्थन करता था। और इसके लिए उसने सबसे पहले सोचा कि अगर हमें युद्ध करने हैं, क्योंकि वो रक्त और लौ की नीति का समर्थक था, उसने उसे ध्यान था कि हमें युद्ध करने होंगे भविष्य के अंदर, इसलिए उसने प्रशा की जो सैनिक व्यवस्था है, सैनिक सिस्टम है, उसको मजबूत करने की कोशिश की। और उसी के कोशिशों के प्रभाव स्वरूप यूरोप के जो कुछ बेस्ट आर्मी थी उसके अंदर प्रशा की सेना शामिल हो गई।
इसी तरीके से ऑस्ट्रिया को जर्मन संघ से बाहर निकालना चाहता था, प्रशा के नेतृत्व में जर्मन संघ बनाना चाहता था। उसे कोई रुचि नहीं थी सभाओं में, भाषणों में, आंदोलनों में। वो तो सिर्फ सेना और अस्त्र शस्त्र युद्धों के द्वारा देश की समस्याओं को सुलझाना चाहता था, और इस कार्य के लिए वो किसी भी प्रकार की कूटनीतिक कार्य करने में हिचकिचाता नहीं था। उसने अपने टाइम में प्रशा की सैनिक शक्ति में वृद्धि की। जैसे मैंने आपको बताया कि उसकी जो सैनिक शक्ति है वो यूरोप की इंपॉर्टेंट सैनिक शक्तियों में से एक हो गई, और कूटनीति का सहारा लेकर उसने जर्मनी के एकीकरण के कार्य करने प्रारंभ किए। इन कार्यों को पूरा करने के लिए उसने 3 प्रमुख युद्ध किए। इन युद्धों में सफल होकर उसने जर्मनी के एकीकरण का कार्य पूरा कर दिया और पूरे यूरोप का ही इतिहास बदल दिया। इसलिए बिस्मार्क जर्मनी के एकीकरण का एक महत्वपूर्ण, या कहें एक तरीके से सबसे इम्पोर्टेंट व्यक्ति था, जिसने जर्मनी के एकीकरण को पूर्ण करने में सबसे बड़ा योगदान दिया था। अब देखते हैं कि बिस्मार्क ने सबसे पहले किस तरीके की कूटनीति अपनाई। तो इसमें है डेनमार्क से युद्ध, जो कि 1864 में हुआ। इससे पहले की जो घटनाएं उनके बारे में हम देखते हैं कि बिस्मार्क ने सबसे पहले डेनमार्क के साथ में अपने कूटनीतिक संबंधों को नए सिरे से रचना शुरू कर दिया, और इसके लिए उसको मौका भी मिल गया। हुआ ये कि यहाँ पर डेनमार्क के समीप श्लेस्विग और हॉस्टिन नाम के 2 छोटे छोटे भाग थे। जो हॉस्टिन नाम का जो क्षेत्र था उसमें जर्मन जाति रहती थी, जबकि श्लेस्विग में आधे से ज्यादा जर्मन और आधे डेन जो लोग थे वो रहा करते थे। अब जब 19वीं सदी में जब अन्य राज्यों जैसे फ्रांस, इटली, जर्मनी, इन सब क्षेत्रों के अंदर जब राष्ट्रीयता की भावना फैल रही थी, तो डेनमार्क भी उससे बहुत ज्यादा अछूता नहीं था। और इसी से प्रभावित होकर के जो डेनमार्क के जो देशभक्त थे उन्होंने भी देश के एकीकरण का प्रयास किया, और वो ये चाहते थे कि ये जो राज्य हैं, ये जो छोटे छोटे जो राज्य हैं श्लेस्विग और हॉस्टिन, ये भी डेनमार्क में शामिल हो जाए। और जब ये राज्य शामिल हो जाएंगे तो डेनमार्क की जो जो शक्ति है वो कंपैरेटिवली और ज्यादा कंसोलिडेट हो जाएगी। इसी विचारधारा से प्रेरित होकर के डेनमार्क के शासक क्रिश्चियन 10th ने 1863 में इन राज्यों को अपने राज्य में शामिल करने की घोषणा कर दी, और उसका यह कार्य 1852 में लंदन समझौते हुए थे, जिसके द्वारा इन ये जो क्षेत्र है हॉल्स्टीन और श्लेस्विग, इनको अलग, इनको न जर्मनी में शामिल किया गया था, न ही डेनमार्क में शामिल किया गया। इनकी स्थिति यथावत रखी गई थी। उसका एक तरीके से ये उल्लंघन था। इसलिए इसका जब डेनमार्क ने इनको शामिल करने की कोशिश की, इन दोनों डचियों को, तब जर्मन राज्यों ने इसका विरोध किया, और उन्होंने ये कहा कि इन राज्यों को, इन जो छोटे छोटे डची हैं, इनको डेनमार्क के अधिकार से मुक्त कर दिया जाए। और बिस्मार्क तो ऐसा मौका देख ही रहा था, उसने भी डेनमार्क की इस नीति का विरोध किया। बिस्मार्क ने ये मान के चला कि इस समय अगर डेनमार्क के विरुद्ध युद्ध किया जाता है तो वो इन प्रदेशों पर प्रशा का अधिकार स्थापित कर सकता है। साथ ही साथ, लेकिन वो बहुत ही प्रैक्टिकल इंसान था। वो बहुत अच्छे से जानता था कि ये काम प्रशा अकेले नहीं कर सकता है, और इसके लिए उसे ऑस्ट्रिया का सहयोग लेना ही पड़ेगा। अब देखिए इसमें कितनी बड़ी कूटनीति उसने प्ले की, कि वो अच्छे से जानता था कि ऑस्ट्रिया जर्मनी के एकीकरण में सबसे बड़ा विरोधी है, लेकिन जब डेनमार्क का इशू आया उसने ऑस्ट्रिया को कूटनीति के द्वारा अपना सहयोगी बना लिया। और वो इसलिए बनाया ताकि प्रशा जब कोई कार्रवाई करे तो ऑस्ट्रिया, क्योंकि ऑस्ट्रिया एक मजबूत शक्ति था उस समय यूरोप की, वो न केवल कोई विपरीत प्रतिक्रिया दे, बल्कि वो उसको डेनमार्क के विरुद्ध सहायता भी दे। इसलिए उसने एक कूटनीतिक प्ले की। साथ ही साथ वो ये भी चाहता था कि जो ऑस्ट्रिया है, अब देखते हैं ऑस्ट्रिया ने क्यों समर्थन किया प्रशा का। प्रशा जो ऑस्ट्रिया थी, वो ये मानकर चल रहा था कि अगर प्रशा अकेले
अकेले ही इन डचियों के विरुद्ध युद्ध कर देता है या वो इन डचियों को प्राप्त करने में सफल हो जाता है, तो इससे प्रशा ऑस्ट्रिया का जो प्रभाव है वो जर्मनी में कम हो जाएगा। दूसरा ये, वो भी ये चाहता था कि 1852 में जो लंदन समझौते हुए हैं उनका भी पूर्ण रूप से पालन किया जाए, और वो चाहता था कि जो डेनमार्क है उसको भी हम फोर्स करें कि वो इन लंदन समझौतों को पूरा करें। इसलिए प्रशा और ऑस्ट्रिया में दोनों ने मिलकर के डेनमार्क के विरुद्ध सैनिक कार्यवाही करने का निश्चय कर लिया, और इसके इस फलस्वरूप 1864 में जर्मनी पर आक्रमण कर दिया गया। डेनमार्क जो उन्होंने 1864 में ऑस्ट्रिया और प्रशा दोनों ने मिलकर के डेनमार्क पर आक्रमण कर दिया। ये जो दोनों बड़ी शक्तियां जब डेनमार्क पर आक्रमण कर दिए हैं तो ये दोनों इन दोनों ने मिलकर के डेनमार्क को पराजित कर दिया, और साथ ही साथ डेनमार्क को इन दोनों शक्तियों के साथ में एक समझौता करना पड़ा, और इस समझौते के अनुसार उसे श्लेस्विग और होल्स्टीन के साथ साथ में लॉयनबर्ग जो है वो भी अपने अधिकार क्षेत्र से त्यागना पड़ा। ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था प्रशा और ऑस्ट्रिया का दोनों का मिलकर के। और इस युद्ध के बाद में गैस्टीन का एक समझौता हुआ, और ये जो गैस्टीन का समझौता है इसने भविष्य में प्रशा और ऑस्ट्रिया के बीच में जो संभावित युद्ध है उसके बीज बो दिए। इस समझौते के अनुसार श्लेस्विग और होल्स्टीन के जो प्रदेश हैं वो डेनमार्क से ले लिए गए, और साथ ही साथ में लेकिन एक जो इम्पोर्टेंट जो बात उठी वो ये थी कि जो लूट का माल प्राप्त हुआ है उसका बंटवारा किस तरीके से किया जाए, और इस बंटवारे के प्रश्न को लेकर के प्रशा और ऑस्ट्रिया में मतभेद हो गया, और इस प्रश्न को लेकर के दोनों में बहुत ज्यादा आपसी कटुता उत्पन्न हो गई। ऑस्ट्रिया की स्थिति इस तरीके की नहीं थी, आंतरिक स्थिति की वो अभी कोई युद्ध कर सके प्रशा के विरुद्ध, जबकि ऑस्ट्रिया भी यही चाह रहा था कि वो इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा करके जर्मन राज्य संघ से ऑस्ट्रिया की स्थिति को कमजोर कर दे। अंततः दोनों ही अनिच्छुक व्यक्ति तो थे, अनिच्छुक राज्य थे, लेकिन अल्टीमेटली उन्होंने 1865 में गैस्टीन नाम का एक समझौता हुआ जो कि गैस्टीन समझौते के नाम से जाना जाता है, और इस समझौते के द्वारा श्लेस्विग पर्शिया को दे दिया गया। अब रिमेंबर जो श्लेस्विग है इसके अंदर आधे जर्मन है आधे डैन है, ठीक है, और होल्स्टीन पर ऑस्ट्रिया का अधिकार मान लिया गया। होल्स्टीन जिसमें सारी जनता जर्मन ही है उसको ऑस्ट्रिया के अधिकार में कर लिया गया। लॉयनबर्ग का प्रदेश जो है प्रशा ने ऑस्ट्रिया से खरीद लिया। इस तरीके से यहाँ पर होल्स्टीन ऑस्ट्रिया को दे करके प्रशा ने भविष्य में ऑस्ट्रिया के साथ में युद्ध करने की जो सिचुएशन है उसका बीज बो दिया। ये बिस्मार्क की कूटनीतिक विजय थी, और वो भी ये मान के उसे पता था कि ये एक अस्थायी समझौता है और इसके खिलाफ अंततः प्रतिक्रिया होगी ही होगी। तो ये बिस्मार्क का एक बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक ऑस्ट्रिया के विरुद्ध था। आज के लिए इतना ही, आगे हम और देखेंगे। धन्यवाद।